नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में बर्दवान मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में सुबह आग लगने से कोविड-19 से पीड़ित एक महिला मरीज की मौत हो गई और वहीं हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पेशेंट की मौत से अन्य मरीजों और रिश्तेदारों में दहशत का माहौल है और अधिकारियों ने बताया कि आग किस वजह से लगी है इसका भी पता लगाने और मामले की जांच के लिए 5 सदस्य की टीम गठित की गई है और फिलहाल कोविड वार्ड को सील कर दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि हॉस्पिटल के राधा रानी वार्ड में शनिवार को आग लग गई थी, जिसकी वजह से जहां पर कोरोना का इलाज चल रहा था और कोरोना महामारी फैलने के बाद से इस वार्ड को कोविड के लिए इलाज के लिए एक विशेष वार्ड में बदल दिया गया था। और उन्होंने आगे बताया कि आग देखकर शुरुआत में तो मरीजों ने और जो मरीजों के परिजन थे आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही एक फायर टेंडर को बुलाया गया और पुलिस भी मौके पर पहुंची और वहीं 1 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। हालांकि अस्पताल ने अपनी ओर से किसी भी विफलता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन कारण का पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। और बर्दवान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रबंधक परबीर सेन गुप्ता ने बताया कि एक फोरेंसिक जांच भी की जाएगी। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आइए आपको सीधा दिखाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के कई मंत्री और कई आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और इससे पहले कल भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए थे। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक दिन पहले डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए थे। और वहीं आपको बता दें कि लगातार बीजेपी प्रचार करने में जुटी है और वहीं डोर टू डोर कैंपेन करके वोटरों को बीजेपी के मैनिफेस्टो बांटे जा रहे हैं। और आप सीधी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे कि जेपी नड्डा लोगों को बीजेपी का मैनिफेस्टो दे रहे हैं और लोगों से वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे जेपी नड्डा वहीं आप देख सकते हैं कैसे जेपी नड्डा बरेली में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोटरों से वोट करने की अपील की जा रही है। और इससे पहले कई बीजेपी के कई विधायक भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। और इसके अलावा आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जेपी नड्डा बरेली में घर घर प्रचार करें। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी का मैनिफेस्टो भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा वो बीजेपी के कामों को भी लोगों के सामने रख रहे हैं ताकि लोग बीजेपी के जो वहाँ के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उन्हें वोट दिया जाए। और इसके अलावा आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि कैसे जेपी नड्डा हर किसी से बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने की कोशिश करें। और आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन में लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है, जहाँ पर लोगों में बीजेपी नड्डा के आने से लोगों में उत्साह भी है और खुशी का भी माहौल बना हुआ है। और वहीं आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के सांसद अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार को घेरते हुए यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं उन पर उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है।
और अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें डर है कि तैनात पुलिसकर्मी उन्हें कभी भी गोली मार सकते हैं। और अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सुरक्षा मेरा मालिक करता है या मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो करते हैं, और मेरे साथ जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कहाँ हूँ और किससे मिल रहा हूँ। और अब्दुल्ला ने आगे कहा कि इन सुरक्षा कर्मियों पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कब मुझे गोली मार दे और मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। और वहीं अब्दुल्ला के 2 नामांकन को लेकर चल रही चर्चा पर इनकार करते हुए हर साजिश के लिए हम तैयार हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि अब्दुल्ला को स्वारटांडा से विधानसभा टिकट मिला और वहीं उनके पिता आजम खान को रामपुर से उम्मीदवार बनाया गया। और जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए देखे गए हैं। और वहीं आपको बताते चले कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर उसे पेश करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो सीतापुर जेल में बंद थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने और वहीं वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और रामपुर जिले में दूसरे चरण में 5 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि यूपी वो प्रदेश है जो भारत की दशा और दिशा तय करता है और किसी समय इसे ऐसा बनाया गया जहां अपराधी, माफिया और हिस्ट्री शीटर बोला बाला था और वहां सीएम योगी ने यूपी को उत्तम प्रदेश बनाया और पंचायत साइकिल की जगह अब डबल इंजन की सरकार है। सपा जब सत्ता में आती है तो अपराधियों और दंगाइयों के नाम होते और ये चुनाव किसानों की अस्मिता का है और हम गन्ना की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। और गौरव भाटिया ने आगे कहा कि बीजेपी आई तो गन्ना किसानों का 11,000 करोड़ बकाया था और हमने बकाया भी दिया और 1.5 लाख करोड़ भी दिया। और जिन आजम को 2 साल से बेल नहीं मिली, जिनके परिवार पर 165 मुकदमे चलते हैं और जो किसानों की जमीन हड़पता है उसे सपा टिकट देती है। और वहीं अब्दुल्ला आजम बेल पर किसानों की जमीन हड़पने बाहर आए और जेल और बेल करना चाहते हैं और विकास को डीले करना चाहते हैं, लेकिन जनता होने नहीं देगी। वहीं सपा के 2012 का घोषणा पत्र लेकर बैठे गौरव भाटिया ने कहा कि सपा ने अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं किया, बल्कि इनके किए वादे बीजेपी ने अपनी सरकार आने पर पूरे किए, चाहे किसानों का कर्ज माफी हो, किसानों की फसल का बीमा करने का वादा किया हो। इन्होंने चेक से 1 रुपए तक का भुगतान कर किसान का अपमान किया है। और वहीं 427 लाख टन रिकॉर्ड चीनी उत्पादन हुआ और इनके समय चीनी मिलें बंद हुई थी और हमने 20 मिलें शुरू करवाई। जहां पहले गुंडा राज था, लेकिन सीएम योगी के आने के बाद रामराज आ गया है। और वहीं जिन दाऊद अहमद की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला, उनको सपा ने टिकट दिया है और बोटी बोटी करने वालों की सपा में एंट्री हो जाती, जो कहते हैं कि एक धर्म विशेष के लोगों से कुछ मत लेना और उनको सपा टिकट देती है और कोई विपत्ति या महामारी आए तो सीएम की जिम्मेदारी होती है संभालने की। यूपी के कानपुर देहात से बिकरू कांड के कुख्यात आरोपी विकास दुबे और उसके आरोपी साथियों को शरण देने वाले एक और शख्स को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया और पुलिस ने मददगार आरोपी अर्पित तिवारी पर 25,000 का इनाम भी रखा था और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। और गिरफ्तार तिवारी बिकरू कांड के मुख्य आरोपी और उसके साथियों को घटना के बाद अपने खेत में ट्यूबवेल पर बने कमरे में शरण देने का आरोपी था और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही थी। और वहीं आपको बता दें कि 2 जुलाई 2020 को विकास दुबे ने उसके गांव बिकरू में साथियों के साथ मिलकर दबिश देने गई पुलिस की घेराबंदी कर सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद विकास दुबे, उसके भतीजे अमर दुबे, प्रभात मिश्रा और अन्य साथी मौके से भाग निकले थे और तब वो भागकर जिले के ही मंगलपुर थाना क्षेत्र के करिया झाला गांव निवासी अर्पित तिवारी के घर पहुंचे थे, जहां से अर्पित ने सभी को अपने खेत में
ट्यूबवेल पर बने कमरे में शरण दी थी और अर्पित ने उनके खाने पीने से लेकर सोने तक की व्यवस्था की थी। और दूसरे दिन विकास दुबे यहां से कार में सवार हो अपने साथियों को असले के साथ फरार हो गया था। और मामला जानकारी में होने के बाद से अर्पित लगातार फरार चल रहा था। और पिछले साल एसटीएफ ने विकास दुबे से जुड़े हथियारों की तस्करी का मामला पकड़ा तो उसके फरार होने और उसके मददगारों की पूरी पिक्चर की सामने आ गई। और इसके बाद से पुलिस लगातार अर्पित तिवारी की तलाश कर रही थी। और कानपुर की पुलिस ने उसे 19 जनवरी को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। और पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। और अब उसकी गिरफ्तारी की बात अब सामने आई है। एक साथ 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने वाले भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हो चुकी है और शुक्रवार को इसका शुभारंभ किया गया। और ये चार्जिंग स्टेशन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर गुरुग्राम सेक्टर 52 में स्थित है। और नए चार्जिंग स्टेशन में 100 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा व्हीकल्स को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। और इस स्टेशन के बाद नवी मुंबई में स्थित 16 एसी और 4 डीसी चार्जर वाला स्टेशन दूसरा सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन माने जाता है। और वहीं शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम निदेशक और अतिरिक्त प्रभार में एनएचईवी परियोजना निदेशक अभिजीत सिन्हा ने बताया कि भारत इलेक्ट्रिक आवागमन की आधारभूत संरचना और इंफ्रा में होने वाले निवेश को पेट्रोलियम यातायात से होने वाले आय के ऊपर प्राथमिकता देने के दौर में पहुंचने वाला है। और उन्होंने कहा कि यह स्टेशन आज उद्योग जगत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उदाहरण है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत ई हाईवे के तकनीकी पायलट नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एनएचईवी के अंतर्गत हुई। और ऊर्जा मंत्रालय ने जनवरी 2022 में संशोधित दिशा निर्देश और मानक जारी किए थे जिन्हें खड़ा उतरने वाले ये अब तक का पहला इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। और वहीं कोरोना के मामलों में कमी आने से अब देश के कई राज्य स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला कर रहे हैं। और कई राज्यों ने 1 फरवरी से स्कूल खोलने का आदेश भी पारित कर दिया है। और इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अभी भी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। और पिछले दिनों हुई डीडीएमए की बैठक में अभी दिल्ली के स्कूल ना खोलने की बात कही गई। और डीडीएमए के इस फैसले से अभिभावकों के एक बड़े समूह के साथ ही कई स्कूलों के प्रिंसिपल शिक्षक और काफी निराश और नाराज हैं। दरअसल दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया के ये संकेत देने के बाद कि दिल्ली सरकार भी चाहती है कि स्कूल खोले जाएं। लोगों को स्कूल शुरू होने की काफी उम्मीद थी लेकिन डीडीएमए की बैठक में इसके उलट फैसला आया। और दिल्ली सरकार और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बीच हुई मीटिंग के बाद स्कूल ना खोलने का फैसला आने से ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन काफ़ी नाराज है। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस की आपको बता दें कि अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने कहा कि ये एक बहुत ही दुखद कदम है और निर्णय लेने वालों के पास ना तो दिल है और ना ही दिमाग है क्योंकि लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के केवल से शिक्षा में असमानता और वर्ग विभाजन को बढ़ावा मिलेगा। और वहीं एसोसिएशन का मानना है कि स्कूल बंद रखना अब समस्या का समाधान नहीं है। और वहीं एआईपीए के प्रेसिडेंट ने आगे कहा कि छात्रों के अध्ययन और बचपन ने पहले ही बहुत कुछ झेला है जो अपूर्णीय है और स्कूलों को बंद करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इससे रोजगार कम हुआ है और लोगों के भूख का सामना करना पड़ रहा है और इतने सारे लोग घर पर बेकार बैठे हैं और स्कूलों के फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त ठंड का सितम जारी है और वहीं कोहरे की वजह से भारतीय रेलवे पिछले कई दिनों से ट्रेनों को रद्द कर रहा है और आज भी रेलवे ने कई ट्रेनें कैंसिल कर दी है। और वहीं आपको बता दें कि रेलवे ने बिहार उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों की करीब 426 ट्रेनों को रद्द किया है और साथ ही 3 ट्रेनों को रिशेड्यूल और करीब 6 ट्रेनों के रूट में बदलाव कर दिया है।
देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर कम हुए और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,35,532 नए केस सामने आए हैं और 871 लोगों की मौत हो गई। और देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 13.39% हो गई है। और वहीं बड़ी बात यह है कि देश में आजकल से 15,677 मामले कम आए। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 20,04,333 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,93,158 हो गई। और आंकड़ों के मुताबिक कल 3,35,439 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,83,60,710 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं बात की जाए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की, तो वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस टीकों की 165 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 56,72,777 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 165 करोड़ 4,37,260 डोज दी जा चुकी है। वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं और कोरोना के मामले कम होने के साथ ही दिल्ली में तमाम पाबंदियों में भी ढील दे दी गई है। और वहीं शुक्रवार को भी दिल्ली में 4,044 नए मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 25 लोगों की मौत भी हुई। और वहीं पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 8.6% रह गई। और वहीं गुरुवार की बात की जाए तो दिल्ली में गुरुवार को 4,291 नए मामले दर्ज किए गए थे और इस अवधि के दौरान 34 लोगों की मौत हुई थी और पॉजिटिविटी रेट 9.56% रहा। और इसके अलावा बुधवार की बात की जाए तो बुधवार में दिल्ली में कोरोना के 7,498 नए मामले दर्ज किए गए और इस दौरान 29 मौतें हुई और वहीं पॉजिटिविटी दर 10.59 रही। और वहीं गौरतलब है कि 13 जनवरी को कोविड-19 के 28,867 के मामले आते थे और इसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट दर्ज की गई और शहर में 14 जनवरी को पॉजिटिविटी रेट 30.6% दर्ज की गई थी, जो महामारी काल में सबसे ज़्यादा थी। और वहीं दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में पिछले 10 दिनों के भीतर ही कोरोना के मामले 10,000 के नीचे आ गए और अधिकारी के मुताबिक महामारी की तीसरी लहर शुरू हो गई और हम सकारात्मक दर में लगातार गिरावट भी देख रहे हैं। और यहाँ तक कि पिछले कुछ दिनों में कोविड के कारण अस्पताल में भर्ती संख्या भी कम रही, जो एक अच्छा संकेत है। हालांकि उन्होंने कोविड के उचित व्यवहार का पालन करने पर जोर दिया है। वहीं आज नई दिल्ली के केंद्र स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित होने वाले इस साल के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमाई में उपस्थित होगी। और पहली बार इस प्रदर्शन को आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शन को देखने वाले गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल है। और मेक इन इंडिया पहले के तहत इसकी अवधारणा बनाई गई है और इसे डिज़ाइन और निर्माण और कोरियोग्राफ किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है और ये उन दिनों से चली आ रही है जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त कर अपनी अपनी छावनी में चले जाते थे और जैसे ही बिगुल बजाने वाले पीछे हटने की धुन बजाते थे, इसे सुनते ही सैनिक लड़ाई बंद कर देते थे और अपने अस्त्र शस्त्र को वापस रखकर युद्ध भूमि से पीछे हट जाते थे। और इसी वजह से पीछे हटने की आवाज़ के दौरान खड़े रहने की परंपरा आज भी बरकरार रखी गई है। रंगों और मानकों पर आवरण चढ़ा दिया जाता है और स्थान छोड़ने पर ध्वज को नीचे उतार दिया जाता है और ड्रम की धुनें उन दिनों की याद दिलाती है जब कस्बों और शहरों में संध्या को नियत समय पर सैनिकों को उनकी छावनी में वापस बुला लिया जाता था। और इन सैन्य परंपराओं के आधार पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह अतीत की पुरानी यादों को ताज़ा करने का काम करता है।